एक लड़का जो बचपन में डिप्रेशन, बुलिंग और फैमिली के स्ट्रगल से जूझता रहा, जिसे लोगों से बात करने के बजाय कंप्यूटर के साथ समय बिताना ज्यादा अच्छा लगता था। वही लड़का आज दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियां टेस्ला और स्पेस एक्स चलाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एलन मस्क की असली ताकत क्या है? कैसे उसने हर मुसीबत को अपनी सबसे बड़ी सुपर पावर बना लिया? चलिए वॉल्टर आइजैक्सन की लिखी इस धमाकेदार किताब के राज खोलते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम झांकने वाले हैं एलन मस्क की जिंदगी में। वही इंसान जिसका सपना है मंगल ग्रह तक स्पेसशिप भेजना और जो दुनिया के ट्रांसपोर्ट और एनर्जी के नियम बदल रहा है। तो छोड़ो बोरिंग किताब के पन्ने, आराम से बैठो और सुनो एलन मस्क के सफर की रोमांचक कहानी। चैप्टर 1, बचपन का स्ट्रगल। एलन मस्क का बचपन किसी सुपर हीरो मूवी के पहले सीन जैसा था, जहां हीरो का जीवन आसान बिल्कुल भी नहीं होता। वो साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में पैदा हुआ था। घर के माहौल से ही कहानी में ट्विस्ट था। उसके पापा बेहद सख्त और गुस्सैल थे। मां मेहनती थी, पर घर का माहौल इतना टॉक्सिक था कि एलन अक्सर अकेला महसूस करता था। वो घंटों अपने कमरे में बंद होकर किताबें पढ़ता रहता। साइंस फिक्शन, टेक्नोलॉजी, स्पेस, रोबोट्स, जो भी मिल जाए सब पढ़ डालता। उसकी लाइब्रेरी की किताबें इतनी पढ़ी हुई थी कि मोहल्ले वाले कहते थे, ये लड़का बड़ा अजीब है। स्कूल में भी हाल कुछ अच्छा नहीं था। एलन को बच्चे परेशान करते, बुली करते। एक बार तो इतना पीटा कि उसका चेहरा सूज गया, हॉस्पिटल जाना पड़ा। यही सब चीजें धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग तरह की सोच बना रही थी। वो लोगों से बात करने के बजाय मशीनों और कंप्यूटर में डूब जाता। 9 से 10 साल की उम्र में उसने खुद से कोडिंग सीख ली थी। सोचो, बाकी बच्चे गेम खेल रहे थे और ये बच्चा खुद से गेम बनाना सीख रहा था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाकर बेच भी दिया। तब शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये बच्चा एक दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिलाकर रख देगा। लेकिन सिर्फ पढ़ाई या कोडिंग ही नहीं, एलन के अंदर दुनिया को बदलने का सपना भी उसी वक्त पलने लगा था। वो घंटों साइंस फिक्शन की किताबें पढ़ता और सोचता, अगर इंसान धरती से बाहर जी सकता तो। वो सोचता कि जिंदगी का मकसद बड़ा होना चाहिए, वरना जीने का मतलब ही क्या। ये बातें उस उम्र में सुनने में पागलपन लगती, लेकिन यही पागलपन उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। हालांकि घर की लड़ाई झगड़े और स्कूल की पिटाइयों ने उसे बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन शायद ये चोट ही उसकी ढाल बन गई। वो जिद्दी बन गया, कुछ भी कर जाने वाला। यही जिद आगे चलकर उसे एक अलग रास्ते पर ले जाने वाली थी। जब उसके दोस्तों के सपने इंजीनियर या डॉक्टर बनने तक सीमित थे, तब वो ब्रह्मांड में रॉकेट भेजने का सपना देख रहा था। उसकी मां ने भी उसके जीवन में बड़ा रोल निभाया। उन्होंने उसे हमेशा कहा, डरो मत, खुद पर भरोसा रखो। इस सपोर्ट और उसके अपने जुनून की वजह से एलन धीरे धीरे खुद को समझने लगा। लेकिन साउथ अफ्रीका का माहौल, वहां की हिंसा, फैमिली ड्रामा, ये सब उसे अंदर ही अंदर परेशान करता रहा। तभी उसने तय कर लिया कि एक दिन वो इस माहौल से निकल जाएगा, क्योंकि उसे पता था कि बड़े सपनों के लिए बड़ा मैदान चाहिए। यही सोच उसके जीवन का पहला बड़ा कदम बनने वाली थी। अमेरिका जाने का सपना उसी समय जन्म ले चुका था। उसे लगता था, अगर कुछ बड़ा करना है तो वही जगह है जहां मैं ये कर पाऊंगा। और बस यहीं से उसकी जिंदगी का मोड़ बदलने वाला था। चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि कैसे एलन ने अपने बचपन के इस दर्द और अकेलेपन को ताकत में बदला, कैसे उसने नए देश में कदम रखा और अपनी पहली कंपनी शुरू की। कहानी अब और भी रोमांचक होने वाली है, तो जुड़े रहिए। चैप्टर 2, सिलिकॉन वैली और जिप 2 की शुरुआत। साउथ अफ्रीका का माहौल छोड़कर एलन आखिरकार अपने सपनों की धरती अमेरिका पहुंच गया। वहां उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जोश और आइडियाज का खजाना था। कॉलेज के दिनों में उसने दिन रात मेहनत की, स्कॉलरशिप ली
और साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में खुद को और तेज बनाया। ये वही समय था जब इंटरनेट दुनिया को बदलने की शुरुआत कर रहा था। हर जगह लोग वेबसाइट्स बनाने लगे थे, लेकिन इंटरनेट उस दौर में बहुत नया और महंगा था। एलन और उसके भाई किम्बल ने सोचा कि क्यों न कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो लोगों को आसानी से मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज तक पहुंचते। यही सोचकर उन्होंने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। ऑफिस क्या, वो तो एक कमरा ही था जिसमें दिन में काम होता और रात में एलन उसी जगह सो जाता। अक्सर वो सोफे पर सोता और वाईएमसीए के बाथरूम में जाकर नहाता। कंपनी का नाम रखा गया जिप्दो। शुरुआत में लोगों को समझाना भी मुश्किल था कि ये क्या है, लेकिन एलन का दिमाग हमेशा 2 कदम आगे सोचता था। वो कहता, भविष्य में हर बिजनेस को इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। धीरे धीरे जिप्दो को पहचान मिलने लगी। कई बड़े क्लाइंट्स ने उनकी सर्विस लेना शुरू किया और कंपनी का ग्रोथ बढ़ने लगा। लेकिन ये सब आसान नहीं था। पैसे कम थे, टेक्निकल दिक्कतें आती और निवेशक अक्सर एलन को कहते कि वो सीईओ बनने के लिए बहुत युवा है। कई बार उसे फैसले लेने का मौका भी नहीं दिया जाता। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन कुछ नया सीखता और अपनी टीम को आगे बढ़ाता रहा। इसी दौरान उसने ये भी महसूस किया कि अगर आपको बड़ी चीज बनानी है तो आलोचना और रिजेक्शन को झेलना सीखना पड़ेगा। जिप्दो धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी बन गई और फिर इसका अधिग्रहण एक्विजिशन हुआ। एलन को पहली बार करोड़ों डॉलर मिले। एक साधारण कमरे में सोने वाला लड़का अचानक करोड़पति बन गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने एक पल भी चैन से बैठने का नहीं सोचा। उसके दिमाग में पहले से अगला बड़ा आइडिया घूम रहा था, पैसे ट्रांसफर और बैंकिंग को बदलने का आइडिया। और बस यहीं से उसकी जिंदगी का अगला मोड़ तैयार हो रहा था। चैप्टर 3, पेपाल और पेपाल माफिया। जिप्दो बेचने के बाद एलन के पास अब पैसे थे, लेकिन वो सिर्फ अमीर बनकर रुकने वाला इंसान नहीं था। उसके दिमाग में हमेशा एक नया आइडिया चलता रहता था और इस बार उसकी नजर पड़ी बैंकिंग सिस्टम पर। उस वक्त ऑनलाइन पैसे भेजना बहुत मुश्किल था। लोग चेक भेजते थे, बैंक में लाइन लगाते थे और हर चीज में समय लगता था। एलन ने सोचा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरनेट से तुरंत पैसा भेजा जाए? इसी सोच से उसने बनाई X.com। शुरुआत में लोग हंसते थे, कहते थे कि कोई ऑनलाइन पैसे पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन एलन का मानना था कि भविष्य डिजिटल होगा और लोगों को बस एक आसान तरीका चाहिए। X.com को शुरुआत में ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन फिर इसमें मिला एक नया मोड़। कंपनी का मर्जर हुआ कन्फिनिटी नाम की स्टार्टअप से और वहीं से जन्म हुआ पेपैल का। पेपैल का आइडिया इतना जबरदस्त था कि यूजर्स खुद इसे प्रमोट करने लगे। लोग ईमेल से पैसे भेजने लगे, ऑनलाइन शॉपिंग आसान हो गई। लेकिन बड़ी सफलता के साथ बड़ी चुनौतियां भी आई। कंपनी के बोर्ड को लगता था कि एलन का तरीका बहुत रिस्की है। कई निवेशक उसके फैसलों से खुश नहीं थे। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया जब एलन छुट्टी पर था और कंपनी के बोर्ड ने उसे सीईओ की कुर्सी से हटा दिया। ये किसी के लिए भी बड़ा झटका होता, लेकिन एलन के लिए ये बस एक नया सबक था। उसने हार नहीं मानी और कंपनी की ग्रोथ में पीछे से मदद करता रहा। पेपैल का नाम अब हर किसी की जुबान पर था और 2002 में इसे ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। एलन को इससे इतना पैसा मिला कि वो दुनिया का ध्यान खींचने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पेपैल के इस सफर से एक नई टीम बनी, पेपैल माफिया। ये वो लोग थे जिन्होंने पेपैल में एलन के साथ काम किया और बाद में अपनी अपनी कंपनियां खड़ी कर दी। आज वही लोग टेस्ला, स्पेसएक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, येल्प जैसी कंपनियों के पीछे है। ये पूरा ग्रुप टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का गेम बदलने वाला साबित हुआ। एलन के पास अब अरबों डॉलर थे, लेकिन साथ ही एक अधूरा सपना भी था। उसे लगता था कि अगर दुनिया बदलनी है
तो सिर्फ इंटरनेट तक सीमित रहना काफी नहीं। अब वक्त था कुछ ऐसा करने का जो इंसानों को धरती से बाहर भी सोचने पर मजबूर करे। उसके दिमाग में आने वाला अगला आइडिया इतना बड़ा था कि कई लोग उसे पागल कहने लगे थे। चैप्टर 4, स्पेस एक्स और मंगल का सपना। पेपाल बेचने के बाद एलन के पास इतना पैसा था कि अगर वो चाहता तो जिंदगी आराम से गुजार सकता था। समुद्र किनारे विला खरीद लेता, लग्जरी कारों का कलेक्शन बनाता, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा से एक सपना घूम रहा था, धरती से बाहर इंसानी जिंदगी। उसे लगता था कि अगर इंसान एक ही ग्रह पर बंधा रहेगा तो किसी बड़ी तबाही में हमारी पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। यही सोच उसे ले गई स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया में। एलन ने तय किया कि वो रॉकेट बनाएगा। सुनने में ये एक साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट लगती थी, लेकिन एलन इसे हकीकत बनाना चाहता था। उसने रूस से रॉकेट खरीदने की कोशिश भी की, लेकिन कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसने सोचा क्यों न खुद रॉकेट बनाया जाए। यही सोच बन गई स्पेस एक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज। 2002 में शुरू हुई ये कंपनी एक छोटे से गोदाम से ऑपरेट होती थी। शुरुआत में ज्यादातर लोग हंसते थे, कहते थे कि प्राइवेट कंपनी कभी रॉकेट नहीं बना सकती। पर एलन और उसकी टीम दिन रात मेहनत में जुट गई। वो हर टेक्निकल डिटेल में खुद शामिल रहता। रॉकेट का इंजन कैसे बनेगा, उसका वजन कितना होगा, लॉन्च कैसे होगा, सब पर खुद की नजर रखता। पहली लॉन्च का दिन आया। सबकी उम्मीदें थी कि अब दुनिया स्पेस एक्स को सीरियसली लेगी, लेकिन नतीजा रॉकेट लॉन्च होते ही फेल। दूसरी बार भी वही कहानी। तीसरी बार भी रॉकेट आसमान तक नहीं पहुंच पाया। हर कोई कहने लगा कि ये कंपनी खत्म हो जाएगी, लेकिन एलन पीछे हटने वाला नहीं था। उसके पास पैसे भी लगभग खत्म हो रहे थे, लेकिन उसकी जिद और विश्वास अब भी मजबूत थे। चौथी लॉन्च का दिन आया। सब कुछ दांव पर था। अगर ये भी फेल होती तो स्पेस एक्स का सफर यही खत्म हो जाता। इस बार रॉकेट ने आसमान को चीरते हुए सफलतापूर्वक कक्षा ऑर्बिट तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। वो दिन सिर्फ एलन के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर बन गया। नासा ने स्पेस एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एक प्राइवेट कंपनी पहली बार सरकारी स्पेस प्रोग्राम्स का बड़ा हिस्सा बन गई। लेकिन एलन का सपना सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने तक सीमित नहीं था। उसका मकसद था मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाना। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि ये नामुमकिन है, लेकिन एलन के लिए ये सब बातें सिर्फ एक चुनौती थी। वो कहता था, अगर कुछ असंभव लगता है तो बस उसे करने का तरीका ढूंढना बाकी है। स्पेस एक्स अब सिर्फ एक कंपनी नहीं रही थी, ये इंसानी जिज्ञासा और साहस का प्रतीक बन गई थी। पर एलन के पास एक और बड़ा सपना था, धरती पर ही ऊर्जा और ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह बदल देना। और इसी सोच से उसने कदम रखा इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में। चैप्टर 5, टेस्ला और इलेक्ट्रिक क्रांति। स्पेस एक्स की सफलता के बाद एलन मस्क का नाम दुनिया में गूंजने लगा था, लेकिन उसका सपना सिर्फ रॉकेट तक सीमित नहीं था। वो धरती को भी बदलना चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि फॉसिल फ्यूल्स पर इंसानों की निर्भरता हमें धीरे धीरे तबाह कर रही है। वो सोचता, अगर हमें धरती को बचाना है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलना होगा। यही सोच उसे ले आई टेस्ला तक। 2004 में एलन टेस्ला मोटर से जुड़ा। उस समय इलेक्ट्रिक कारों का नाम सुनकर लोग हंसते थे। उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिक कार मतलब धीमी, बोरिंग और बेकार गाड़ी। एलन इस सोच को तोड़ना चाहता था। वो कहता, अगर इलेक्ट्रिक कारें खूबसूरत और तेज हो सकती हैं, तो लोग इन्हें चाहेंगे। इसी सोच के साथ टीम ने बनाई पहली कार टेस्ला रोडस्टर, एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार जो दिखने में शानदार थी और परफॉर्मेंस में भी किसी पेट्रोल कार से कम नहीं। लेकिन इस सफर में चुनौतियों की कोई कमी नहीं थी। रोडस्टर बनाते बनाते कंपनी के पैसे लगभग खत्म हो गए। प्रोडक्शन में दिक्कतें आई, निवेशक पीछे हटने लगे। एक समय ऐसा आया
कि एलन को अपनी खुद की संपत्ति का बड़ा हिस्सा कंपनी में लगाना पड़ा। वो दिन रात काम करता, कभी टेस्ला के ऑफिस में, कभी स्पेसएक्स के गोदाम में। उसके पास निजी जीवन के लिए वक्त तक नहीं था। हालात इतने खराब हो गए कि 2008 में टेस्ला लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी। मीडिया भी कंपनी को फ्लॉप बता रही थी, लेकिन एलन की जिद और विश्वास ने चमत्कार कर दिया। उसी समय आखिरी वक्त पर इन्वेस्टमेंट मिला और कंपनी बच गई। धीरे धीरे टेस्ला ने मॉडल एस जैसी गाड़ियों के साथ मार्केट को साबित कर दिया कि इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ संभव ही नहीं, बल्कि पेट्रोल कारों से बेहतर भी हो सकती है। टेस्ला ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। हर बड़ी कार कंपनी को मजबूर होना पड़ा कि वे भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काम शुरू करें। एलन का सपना अब सिर्फ कारों तक सीमित नहीं रहा। उसने गीगा फैक्ट्रीज बनाने का प्लान तैयार किया ताकि बैटरियां बड़े पैमाने पर बनाई जा सकें। वो चाहता था कि हर इंसान के पास किफायती इलेक्ट्रिक कार हो। इस सफर ने एलन को दुनिया का सबसे साहसी उद्यमी बना दिया। अब वो सिर्फ रॉकेट वाला इंसान नहीं था, बल्कि ऐसा विजनरी था जिसने धरती के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमेशा के लिए बदलने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन एलन के सपने यही खत्म नहीं होते। उसकी नजर अब एक और बड़े चैलेंज पर थी, ऊर्जा का भविष्य बदलना ताकि धरती हमेशा रहने लायक बनी रहे। चैप्टर 6, सोलर सिटी और ग्रीन एनर्जी का सपना। टेस्ला की सफलता के बाद भी एलन मस्क का दिमाग लगातार नए आइडियाज में उलझा रहता था। उसे पता था कि इलेक्ट्रिक कारें तभी सच में असर डालेंगी जब दुनिया को चलाने वाली बिजली भी साफ सुथरे स्रोतों से आए। वरना कारें तो इलेक्ट्रिक होंगी, लेकिन चार्ज करने के लिए बिजली अब भी कोयले और तेल से बनेगी, जिससे धरती को नुकसान होगा। इसी सोच से उसने सोलर एनर्जी पर ध्यान देना शुरू किया। एलन के 2 कजिन्स पहले से एक कंपनी पर काम कर रहे थे जिसका नाम था सोलर सिटी। ये कंपनी सोलर पैनल्स लगाकर घरों और बिजनेस को साफ ऊर्जा देने का काम करती थी। एलन ने इसमें पैसा लगाया और उनकी मदद से इसे तेजी से बढ़ाया। उसका विजन सिर्फ ये नहीं था कि लोग बिजली के बिल में पैसे बचाएं, बल्कि वो चाहता था कि इंसान पूरी तरह सूरज से मिलने वाली मुफ्त ऊर्जा का इस्तेमाल करे। शुरुआत में लोग सोलर पैनल्स को एक महंगा निवेश मानते थे, लेकिन सोलर सिटी का मॉडल ऐसा था कि लोग बिना भारी खर्च के भी अपने घरों में सोलर पैनल लगा सकते थे। एलन खुद पब्लिक इवेंट्स में खड़ा होकर कहता कि आने वाला समय ऐसा होगा जब हर घर की छत पर सोलर पैनल होगा और बैटरियां होंगी जो दिन में स्टोर हुई सूरज की रोशनी को रात में इस्तेमाल करेंगी। धीरे धीरे सोलर सिटी अमेरिका की सबसे बड़ी सोलर कंपनी बन गई। टेस्ला के साथ मिलकर एलन ने बैटरी टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाया। उसका मकसद सिर्फ कारों को इलेक्ट्रिक बनाना नहीं था, बल्कि पूरी ऊर्जा व्यवस्था को क्लीन और सस्टेनेबल बनाना था। टेस्ला, पावरवॉल जैसे प्रोडक्ट इसी सोच का हिस्सा थे। लेकिन एलन की ये यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। आलोचक कहते थे कि उसका सपना बहुत बड़ा है और सोलर टेक्नोलॉजी कभी इतने पैमाने पर काम नहीं कर सकती। कई बार कंपनी को फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन एलन ने हमेशा यही कहा, अगर कोई चीज धरती को बचाने के लिए जरूरी है तो उसके लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। सोलर सिटी की इस यात्रा ने यह साफ कर दिया कि एलन सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि ऐसा इंसान है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता था कि अगर हम मंगल पर जाने का सपना देखते हैं तो पहले अपनी धरती को भी रहने लायक बनाना हमारा फर्ज है। और जैसे जैसे सोलर एनर्जी का सपना साकार होने लगा, एलन का ध्यान अब एक और पागलपन भरे आइडिया की तरफ बढ़ने लगा था। एक ऐसी ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो दुनिया में सफर का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती थी। चैप्टर 7, हाइपरलूप और नए पागलपन भरे आइडियाज। सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक कारों की जंग जीतने के बाद भी एलन मस्क का दिमाग कभी चैन से नहीं बैठता था। उसका कहना था कि अगर इंसान बड़े सपने नहीं देखेगा तो दुनिया में कुछ भी बदलने वाला नहीं।
इसी सोच से उसने ट्रांसपोर्टेशन के एक और पागलपन भरे आइडिया पर काम शुरू किया, हाइपरलूप। हाइपरलूप का आइडिया था धरती पर सबसे तेज सफर करने का तरीका बनाना। एलन ने कहा, सोचो, अगर हम एक ट्यूब के अंदर हवा के बिना एक कैप्सूल भेजें तो ट्रेन या हवाई जहाज से भी तेज सफर कर सकते हैं। यह सुनकर लोगों ने फिर हंसी उड़ाई। कुछ ने कहा यह साइंस फिक्शन है, कुछ ने कहा नामुमकिन है, लेकिन एलन का तरीका अलग था। वो अपनी कंपनियों में इस प्रोजेक्ट को करने के बजाय दुनिया के इंजीनियर्स और स्टार्टअप्स को चैलेंज देने लगा। उसने हाइपरलूप का पूरा कॉन्सेप्ट पब्लिक कर दिया और कहा, लो, इसे बनाओ, मैं सपोर्ट करूंगा। इससे दुनिया भर के इंजीनियर्स और स्टार्टअप्स हाइपरलूप बनाने की रेस में उतर गए। एलन को इस आइडिया से ज्यादा यह दिखाना था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें सोचना अलग पड़ेगा। इसी सोच से उसने द बोरिंग कंपनी शुरू की, जो शहरों के नीचे टनल बनाकर ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए काम करने लगी। लेकिन एलन के पागलपन भरे आइडियाज यही खत्म नहीं हुए। उसने स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया, जिससे पूरी दुनिया को सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट दिया जा सके। स्पेसएक्स के हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स भेजकर यह प्रोजेक्ट आज धरती के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचाने का सपना देख रहा है। लोग उसे पागल कहते कि ये सब नामुमकिन है, लेकिन एलन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद कहता, अगर कोई चीज आपको पागल बनाती है तो शायद वही चीज दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। उसके हर नए प्रोजेक्ट में यही सोच झलकती थी। लेकिन जैसे जैसे ये सब प्रोजेक्ट्स बढ़े, वैसे वैसे विवाद और चुनौतियां भी बढ़ती गई। मीडिया उसे जीनियस कहती, फिर कभी उसे खतरनाक भी कह देती। निवेशक कभी उसे भगवान मानते तो कभी कंपनी से निकालने की धमकी देते। उसके ट्वीट्स, उसके फैसले और उसका अजीब काम करने का तरीका सबके लिए चर्चा का विषय बन गया। और अब एलन की जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली थी, जहां चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा थी। चैप्टर 8, चुनौतियों और विवादों से जंग। जितनी तेजी से एलन मस्क का नाम दुनिया में बड़ा हो रहा था, उतनी ही तेजी से विवाद और दबाव भी उसके पीछे बढ़ रहे थे। वो हर दिन कई मोर्चों पर लड़ रहा था। एक तरफ टेस्ला और स्पेसएक्स को चलाने का प्रेशर, दूसरी तरफ मीडिया की आलोचना, निवेशकों का गुस्सा और सोशल मीडिया पर हर ट्वीट से पैदा होने वाले तूफान। एलन का काम करने का तरीका अलग था। वो हर चीज में खुद गहराई से शामिल रहता। फैक्ट्री के फ्लोर पर खड़ा होकर मशीनों को देखता, कर्मचारियों को सीधा सवाल पूछता और हफ्तों तक ऑफिस में सो जाता। इस जुनून ने उसकी कंपनियों को आगे बढ़ाया, लेकिन इसके चलते लोग उसे माइक्रो मैनेजर भी कहने लगे। टेस्ला की फैक्ट्री में कार बनाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए उसने ऑटोमेशन पर इतना जोर दिया कि कई बार प्रोडक्शन रुक गया। मीडिया ने उसे जमकर निशाना बनाया, कहा कि वो सिर्फ बड़े बड़े सपने बेच रहा है, असलियत में कुछ नहीं कर पाएगा। एक समय ऐसा आया जब टेस्ला लगभग डूबने के कगार पर थी। एलन खुद मानता है कि उस दौर में वो बहुत तनाव में था, नींद तक नहीं आती थी। स्पेसएक्स के प्रोजेक्ट्स भी आसान नहीं थे। हर रॉकेट लॉन्च में अरबों डॉलर का दाव होता और एक छोटी सी गलती भी कंपनी को तबाह कर सकती थी। लेकिन एलन का कहना था, अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो बड़ी असफलताएं झेलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसके ट्वीट्स और बयानों ने भी कई बार तूफान मचा दिया। एक ट्वीट में उसने कहा कि वो टेस्ला को प्राइवेट करने का सोच रहा है और तुरंत ही स्टॉक मार्केट में हलचल मच गई। उसे अमेरिका की सरकार के सिक्योरिटीज रेगुलेटर से जांच का सामना करना पड़ा, जुर्माना भरना पड़ा और टेस्ला के चेयरमैन के पद से भी हटना पड़ा। फिर भी वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा, कभी मीम्स डालता, कभी बड़े बड़े ऐलान करता। लोगों को समझ नहीं आता था कि ये आदमी जीनियस है या पागल। एक तरफ वो दुनिया को बदलने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, दूसरी तरफ उसकी निजी जिंदगी, उसके ट्वीट्स और उसका अजीब व्यवहार सबको उलझा देता। उसके बारे में राय बनाने वाले खुद कंफ्यूज रहते, कभी वो हीरो लगता, कभी खलनायक। लेकिन एक बात साफ थी,
एलन रुकने वाला नहीं था। हर आलोचना, हर विवाद, हर असफलता उसके लिए सिर्फ एक और सबक थी। वो मानता था कि इंसान का असली टेस्ट तब होता है जब हालात सबसे मुश्किल हो। और इस मुश्किल सफर के बीच उसकी पहचान अब सिर्फ एक उद्यमी की नहीं रही थी। वो एक ऐसी शख्सियत बन चुका था जिसकी सोच और कामकाज पूरी दुनिया को बांट रही थी। कुछ लोग उसे आदर्श मानते, कुछ उसे खतरनाक बताते, लेकिन कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और इसी दौर में वो अपने करियर के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचने वाला था, जहां लोग तय करेंगे कि एलन मस्क एक महान दूरदर्शी है या बस एक संघ की करोड़पति जिसने सबको अपने सपनों से भ्रमित कर दिया है। चैप्टर 9, दूरदर्शी या संघी। एलन मस्क की कहानी अब सिर्फ एक इंसान की नहीं रही थी। ये एक ऐसे सफर में बदल गई थी जिसने दुनिया को बांट दिया था। एक तरफ लोग उसे सलाम करते थे, कहते थे कि उसने वो कर दिखाया जो सरकारी एजेंसियां दशकों में नहीं कर पाई। स्पेसएक्स ने रॉकेट लॉन्चिंग की लागत इतनी कम कर दी कि स्पेस इंडस्ट्री का खेल ही बदल गया। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कारों को कूल बना दिया और ऑटोमोबाइल कंपनियां मजबूर हो गई कि वो भी इलेक्ट्रिक भविष्य अपनाएं। सोलर सिटी और बैटरी टेक्नोलॉजी ने दिखाया कि ऊर्जा का भविष्य साफ सुथरा हो सकता है। स्टारलिंक जैसी परियोजनाएं इंसान को इंटरनेट की नई ऊंचाइयों तक ले गई। लेकिन दूसरी तरफ उसकी हरकतें और बयान लोगों को परेशान भी करते रहे। वो कभी ट्विटर, अब एक्स, पर अजीब मीम्स डाल देता, कभी रातों रात कोई बड़ा ऐलान कर देता जिससे स्टॉक मार्केट हिल जाती। उसकी निजी जिंदगी पर मीडिया का ध्यान इतना बढ़ गया कि लोग सोचने लगे कि क्या वो इस सब प्रेशर के नीचे भी सही फैसले ले पाएगा। कई लोग उसे संघ की अरबती कहते, जो हर चीज को गेम की तरह लेता है। एलन की कंपनियां अब अरबों डॉलर की है, लेकिन वो आज भी ऑफिस में सोता है, फैक्ट्री फ्लोर पर घूमता है और इंजीनियरों से बहस करता है। वो अपने काम के प्रति जुनूनी है, लेकिन इसी जुनून की वजह से वो कई लोगों को अहंकारी भी लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एलन अपने सपनों को पूरा कर पाया तो वो इंसान को मंगल तक पहुंचाने वाला पहला व्यक्ति होगा। वहीं कुछ कहते हैं कि उसका हर प्रोजेक्ट सिर्फ दिखावा है और वो कभी इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन एलन की कहानी का असली जादू यही है, वो आपको राय बनाने पर मजबूर कर देता है। आप उसे पसंद करें या नफरत, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके फैसले, उसके सपने और उसकी सोच ने दुनिया को बदलने की दिशा दे दी है। वो हमें याद दिलाता है कि कोई भी इंसान अगर अपने सपनों के लिए पागलपन की हद तक समर्पित हो जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। एलन मस्क का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये किताब बस अब तक के अध्यायों का सार है। कल कौन सा नया आइडिया उसके दिमाग में आएगा, कौन सी नई तकनीक दुनिया को हिला देगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि एलन मस्क वो शख्स है जिसने साबित कर दिया कि पागलपन और दूरदर्शिता के बीच की रेखा बहुत पतली होती है और कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए आपको उस रेखा को पार करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी एलोन मस्क की धमाकेदार कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने अपने बचपन की मुश्किलों को ताकत बनाई, रॉकेट्स को आसमान में उड़ाया, कार इंडस्ट्री को हिला दिया और दुनिया को दिखा दिया कि पागलपन अगर सही दिशा में हो तो दुनिया बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी सुनकर मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो अब आपकी बारी है इसे आगे पहुंचाने की। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी इस सफर से इंस्पिरेशन मिले। और हाँ, अगर आप ऐसे ही शानदार बुक समरीज और इंस्पायरिंग कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि कोई भी नई वीडियो आप मिस न करो। नीचे कमेंट में बताओ कि एलन मस्क की लाइफ का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा पागलपन भरा या इंस्पायरिंग लगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब की कहानी के साथ।